नमस्कार साथियों, मैं शशकर चौधरी आपके अपने चैनल शशि एग्री एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी साथियों, बिल्कुल आप लोगों का पैट का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और इसके बाद क्या है, आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। तो देखिए, आज हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के प्रश्न हैं वो लेके आए हैं। उनको देखते हैं, वन लाइनर MCQs हैं, इन्हें आप पढ़िए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी साथियों, चलिए चलते हैं, देखते हैं अपने प्रश्नों को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस है ये आपका कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। खाद्यान्नों के न्यूनतम मूल्य को समर्थन सिफारिश करता है, ठीक है, इसको हम लोग MSP बोलते हैं। मतलब MSP कौन जारी करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे हम लोग CACP बोलते हैं, वो इसको क्या है, जारी करता है। और CACP की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और 1985 के पहले से क्या है, 1985 के पहले इसे APC के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना APC की स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है साथियों, तो ये आपका MSP से रिलेटेड पॉइंट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है। जो इंद्रधनुषी क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुषी क्रांति हमारी जितनी भी सारी क्रांतियां हैं उन सभी से संबंधित है। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है इसकी स्थापना गुड़गांव, जो कि अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, तो गुड़गांव में 1984 में हुई थी। कब? 1984 में हुई थी। जी देखिए, भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये हमारा मैसूर में है। कहाँ पर? मैसूर में स्थित है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो कि हमारा पंतनगर उत्तराखंड में है। कहाँ पर? पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? मैं भी आपको बता चुका हूँ। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जो पहले इसका नाम था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। सॉरी साथियों, 1965 था यहाँ पे। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में 1985 में इसका नाम बदल करके CACP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? तो ये 78 से 80% क्या है, भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर है। सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का विश्व में कौन सा सेकंड स्थान है? फर्स्ट क्या है? यदि फर्स्ट की बात की जाए तो हमारा चाइना है। कौन सा है? चाइना है। और हमारा इंडिया क्या है? सेकंड में आता है। जी चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यदि प्याज की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र प्याज के मामले में नंबर 1 में है भारत में। जी दूध उत्पादन में भारत का स्थान है। यदि दूध उत्पादन की बात की जाए तो भारत हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? तो हमारा UP क्या है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है। जो दीर्घकालीन ऋण है वो कौन उपलब्ध कराता है? तो दीर्घकालीन जो ऋण है वो भूमि विकास बैंक, कौन सी? भूमि विकास बैंक होती है जो वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है, भूमि विकास बैंक प्रोवाइड कराती है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। जी भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, यदि हम चाय की बात करते हैं तो भारत में चाय की बात करें तो असम आ जाएगा। ठीक, और यदि कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक आ जाएगा। ठीक, भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन की बात आए तो हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल आ जाता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल आ जाता है। बिल्कुल।
सूर्य से आने वाली कुल विकिरण का मापने वाला यंत्र, जो सूर्य की विकिरण होता है उसे पायरेनोमीटर से मापते हैं। किसे? पायरेनोमीटर से मापते हैं। सूर्य की जो पायरेनोमीटर से मापते हैं, जो विकिरण होती है उसे पायरेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। तंबाकू का बीज जो 1 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। कितना? 1 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। नाइट्रोजन का पीएच मान कितना होता है? तो नाइट्रोजन का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है। कितना? 6 से 7 के बीच में होता है। 6-7, ठीक है, 6 से 8 बताया गया इसमें, लेकिन किसी किसी पुस्तक में 6 से 7 है, तो 6 से 8 आप याद रख लेना, 6 से 7 किसी किसी पुस्तक में है। चलिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी कब स्थापित हुई थी? तो ये हमारी 1955 में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1955 में हुई थी साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सस्य विज्ञान की उत्पत्ति जो हमारी क्या है? ग्रीक भाषा से हुई थी। किससे? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उद्दीपक फसल का उदाहरण है। यदि उद्दीपक फसल की बात की जाए तो क्या है? कॉफ़ी को हम लोग क्या है? उद्दीपक फसल बोलते हैं। किसे? कॉफ़ी को हम लोग उद्दीपक फसल बोलते हैं। और हरा सोना हम लोग क्या है? हरा सोना बोलते हैं चाय को। किसको? चाय को हम लोग क्या है? हरा सोना बोलते हैं। ये चाय होती है जो हरा सोना है। सबसे अधिक, देखना एक चीज़ गौर करना, सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल है। सबसे अधिक यदि पानी चाहने वाली फसल का नाम आएगा तो उसमें धान हो जाएगी। कौन सी साथियों? धान हो जाएगी। इसकी जलमांग सबसे अधिक होती है। ठीक है, प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है एमिनो अम्ल, जो एमिनो एसिड होता है वो होता है प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मेंडल के सिद्धांतों को पुनः खोज किसने की थी? ह्यूगो डुब्रीज थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। आधुनिक वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। गन्ने में पुष्प क्रम निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग इसे बिल्कुल, इसे क्या है? एरोइंग बोलते हैं। एरोइंग बोलते हैं। ठीक है, गन्ने में जो पुष्प निकलते हैं, पुष्प निकलने के। गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? तो ये जो पोटेशियम होता है ना, उसके, ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व होता है। इसके बिना शुगर ट्रांसलेशन में समस्या आ जाती है। गन्ने में नाइट्रोजन उर्वरकों को अधिक प्रयोग के लिए कौन सा किस कीट का प्रकोप बढ़ जाता है? यदि नाइट्रोजन का हम लोग ज़्यादा प्रयोग कर देंगे गन्ने में तो कौन सा कीट बढ़ता है? तो ये हमारा पायरिल्ला हो जाता है। कौन सा? पायरिल्ला कीट का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक एसिड। ये क्या होता है? पायरुविक एसिड होता है, ये अंतिम उत्पाद होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बिल्कुल आप इन्हें बिल्कुल याद करें। देखें, अच्छे प्रश्न हैं। गेहूं का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है? यदि गेहूं की बात की जाए तो सबसे खतरनाक कीट आपका दीमक होता है। गेहूं के मामले में गेहूं की प्रथम बोनी किस्म जो नॉरेन 10 है, जिसमें कि गेहूं की आप जानते हैं नॉरेन 10 होती है, जो वो प्रथम बोनी किस्म है। गन्ना के पकते समय वृक्ष रीडिंग कितनी होनी चाहिए? तो 20 होनी चाहिए। गुलाबी सूंडी किसका खतरनाक कीट है? तो ये क्या है? जो कपास होती है उसका होता है। किसका? कपास का एक खतरनाक कीट होता है। गेहूं की कौन सी किस्म तीनों प्रकार के लिए कीट रोगों के लिए प्रतिरोधी है? छोटी लरमा क्या है? तीनों कीट रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक किस गैस का योगदान है? तो CO2 का साथियों। गेहूं में क्राउन रूट्स प्रकट होती हैं, जो मृदा होता है ना, मृदा की सतह के नीचे और बीज के ऊपर। ठीक है साथियों। सुनहरा जो राइस होता है किस तत्व का अच्छा स्रोत है? तो यदि सुनहरा राइस की बात की जाए तो विटामिन ए और बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत होता है। गेहूं का अनावृत कंडुआ क्या है? अंता बीजांड रोग है। गाय के दूध में पीलेपन का मुख्य कारण कैरोटीन होता है। गर्मी में भूमि की जुताई क्यों की जाती है? क्योंकि जो मृदा जनित रोगों के कीट वे होते हैं ना, जो कि मृदा जनित रोग होते हैं, उनकी बैक्टीरिया होते हैं और कीटों के नियंत्रण है तो उनके क्या है वो मर जाते हैं। और
गेहूं की गुणवत्ता युक्त फूलने वाली चपाती बनाने के लिए किसका मान लीजिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? जो ग्लूटीन प्रोटीन होते हैं, ग्लूटीन प्रोटीन होता है वो जिम्मेदार है। गर्म जल बीजोपचार हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो अनावृत जो एक कंडवा रोग होता है उसके लिए, अनावृत कंडवा रोग के रोकथाम के लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसे आप लोग स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हॉट वाटर बीजोपचार इसमें अनावृत कंडवा रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है। लीसा का प्रयोग जैविक खेती के लिए किया जाता है। किसके? इसका लीसा का प्रयोग हम लोग क्या है ऑर्गेनिक खेती के लिए करते हैं, ऑर्गेनिक खेती के लिए करते हैं जी। अनाज फसलों में कौन सा एमिनो अम्ल सीमित होता है? तो ये क्या है लाइसिन। लाइसिन क्या है? लाइसिन एमिनो अम्ल सीमित होता है। टेट्राजोलियम टेस्ट से किसका निर्धारण करते हैं? जो बीजों की होती है ना वो क्षमता को, बीजों की क्षमता को, बीजों की जीवन क्षमता को वो करते हैं, निर्धारित करते हैं। अर्धशाली गन्ने की बुवाई कब की जाती है? तो अर्धशाली जो गन्ने की बुवाई है वो जुलाई अगस्त में की जाती है। कब? जुलाई से अगस्त के बीच में अर्धशाली गन्ने की बुवाई की जाती है। ओके साथियों, तो आज हम आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आए और इसके आगे के प्रश्न आपको डेली मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।